जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में। और आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर्स आरती से और जानेंगे उनकी सक्सेस की कहानी कि उन्होंने किस तरह से सीएसआर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया, कितनी मेहनत की, उनके रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, उनका सामना उन्होंने कैसे किया और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सबसे पहले आरती, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आरती, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much sir, and thank you to all IFS team including you and Vishal, Pransu sir, KC sir and all, यस, एंड हम सब Rakesh sir. बहुत खुश है आरती कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक नेट 60। तो आरती, इसके लिए Yes sir, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। thank you sir. यस, और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आरती कुमारी। ये झारखंड से है। उन्होंने जूलॉजी में एमएससी कंप्लीट की 2021 में, और उसके बाद में फिर उन्होंने प्रिपरेशंस किए सीएसआर के। तो आरती, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको आईएफएस के बारे में कैसे पता चला? सर, IFS के बारे में किसी ने बताया तो नहीं था, हम्म। बट जो लास्ट मैंने दिसंबर 23 वाला एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे मैंने खुद से ही दिया था वो एग्जाम। उस समय तक मुझे नहीं पता था IFS के बारे में। फिर मैंने यूट्यूब पे बस वैसे ही स्क्रॉल करते करते एक वीडियो था प्रांशु सर का और केसी सर का था। तो उसमें मैंने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं, सर ये कोचिंग वाले सर लोग कैसे पढ़ाते हैं। हम्म। तो उस टाइम पे फिर मैंने देखा, तो मतलब 10 मिनट तक देखा उसको, फिर उसके बाद पूरा वीडियो देखा। तो फिर उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, आपके, केसी सर के, प्रांशु सर के। हम्म। तो फिर उसमें एक वीडियो में था, प्रांशु सर ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक वीडियो था जिसमें सर पढ़ा रहे थे, और सर ने बोला था कि ये वाला आ सकता है इस नेक्स्ट एग्जाम में। हम्म। तो दिसंबर 23 वाले एग्जाम में। तो हम लोग सर, हम सोचे कि सर वो तो सब बोलते ही है कि ये वाला आएगा वो वाला आएगा, बट जब मैं एग्जाम में बैठी थी तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था। हम्म। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था। तो उस टाइम पे फिर मैं सोचा, कह रहे यार ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो सर बोल रहे थे। तो फिर जब उस समय वो वाला एग्जाम भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था, 23 वाला। तो फिर हस्बैंड बोले कि, मैंने हस्बैंड से पूछा कि यार ये वाला कोर्स ले लें क्या, ये सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो बोले कि पहले, मैंने देखा कि इमोशन बैच पे ही बहुत सारा कोर्सेज, मतलब सारे ही सिलेबस इमोशन बैच पे कंप्लीटेड था। हम्म। तो उस टाइम तक मैं उस टाइम पे मैं हरियाणा में रहती थी, क्योंकि उनका उधर ड्यूटी था, हस्बैंड का ट्रांसफर था उधर। तो हरियाणा में रहती थी, और मेरी एक छोटी सी बेबी भी है। वो उस हम्म। टाइम पे 1 ईयर की ही थी केवल। तो उसके साथ, एक्चुअली उसके साथ मेरे साथ थोड़ा प्रिपरेशन नहीं हो पाता था, टाइम नहीं मिलता था। अकेले हम लोग दोनों ही रहते थे और बेबी रहती थी साथ में। तो हम्म। फिर हस्बैंड बोले कि यार तुम इतना अगर मेहनत कर रही हो तो तुम अपने मायके चली जाओ, तुम्हारा वहीं से एग्जाम क्लियर हो सकता है। हम्म। तो हम बोले कि नहीं, तो कितना दिन तक वहां रहेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो एक्चुअली उन्हीं का जिद था कि फिर हम मायके आ गए। फिर वहां पे, फिर मैंने एक्चुअली कोर्स नहीं खरीदा था, मैंने क्रैश कोर्स लिया था लास्ट में, हम्म। 2 मंथ वाला। 2 मंथ पहले मैंने क्रैश कोर्स लिया था। और उससे पहले इमोशन बैच से मैंने जो पुराना नोट्स था वो सारा हटा दिया, और फिर सारे इमोशन बैच से मैंने सारा नोट्स किया पहले। हम्म। सारा विद इन 2 मंथ मैंने 10 यूनिट का सारा नोट्स खुद से बनाया उस टाइम पे, जब मैं घर गई थी पढ़ने। तो उस टाइम पे फिर उसके बाद हस्बैंड बोले कि क्रैश कोर्स खरीद लो, क्योंकि उससे थोड़ा सा तुम्हारा कंटिन्यूटी बना रहेगा उससे। हाँ। तो फिर मैंने क्रैश कोर्स लिया था, और बाकी इमोशन बेस से जो किया था वो, और जो छूटा हुआ था वो क्रैश कोर्स से कंप्लीट किया था मैंने। वाओ। तो फिर हाँ, फिर उसके बाद जो जून 24 वाला एग्जाम था जो जुलाई में हुआ था, तो उस टाइम पे फिर वो वाला एग्जाम दिया, तो उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे एक्चुअली। उसमें मेरे 96% आए थे उस समय भी, बट थोड़ा सा के कारण नहीं हो पाया था मेरा। तो हम्म। फिर नहीं हुआ, तो उस टाइम पे एक्चुअली जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम पड़ा था ना,
तो उसमें मेरे को लगा यार इतना टफ क्वेश्चन है, इतना मेहनत की, नहीं हुआ, छोड़ो हटाओ, अब नहीं करना है। क्योंकि बार-बार घर पे रह कर के पढ़ाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं आ गई थी, तब तक हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया था गुवाहाटी। तो अभी एक्चुअली मैं अभी तो गुवाहाटी में ही हूँ, असम में। मैं अभी से यहीं से लाई हूँ। हम्म, तो फिर से हस्बैंड ने बोला कि इस बार फिर से करो तुम तैयारी। तो तब तक नवंबर आ चुका था। 1 नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था एक्सपेक्टेड, जो कि नहीं हुआ, जो 1 मार्च को हुआ। तो हम सोचे कि अरे नहीं, टाइम ही कितना बचा है, 2 महीने में हम कितना ही पढ़ लेंगे फिर से। क्योंकि मेरा मेरा एक्चुअली मैं कंटिन्यू नहीं रह पाई थी। यहाँ-वहाँ के चक्कर में मेरा थोड़ा-सा कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता था। तो हस्बैंड बोले कि जाओ, जितना हो पाएगा उतना करो, बट करो, जाओ इस बार फिर से तुम। तो फिर से यहाँ से सामान-वामान पैक करके गुवाहाटी से बेबी को लेकर के और अकेले ही गई मायके, हम्म, और फिर वहाँ पे फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया अ, अगेन। और जो पिछली बार जो मैंने यूनिट छोड़ा था, एक्चुअली मैंने इम्यूनोलॉजी छोड़ दिया था पिछले बार, और उससे उसके अलावा मैंने बायोकेमिस्ट्री भी छोड़ दिया था टोटली। हम्म, और फिर मैंने शायद थोड़ा बहुत मेथड्स और थोड़ा बहुत एप्लाइड भी छोड़ा हुआ था। हम्म, लेकिन इस बार मैं सोची कि थोड़ा-सा क्योंकि टाइम मिल रहा था, एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा था, तो मेरे को टाइम मिल रहा था, तो मैंने स्टार्ट किया सीधा क्रैश कोर्स मैंने ले लिया था, स्टार्टिंग से ही ले लिया था क्रैश कोर्स। तो फिर वहीं से बायोकेमिस्ट्री का पूरा क्लास किया सर का, हम्म, क्रैश कोर्स। और उसके बाद इम्यूनोलॉजी फिर किया, उसका नोट्स बनाया आपका, और मेथड्स भी किया थोड़ा बहुत, मतलब ऑलमोस्ट मैंने सारे टच कर लिए थे। थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी भी टच कर लिया था इस बार। हम्म, तो फिर जैसे-जैसे डिले हो रहा था एग्ज़ाम, तो थोड़ा-सा अच्छा भी लग रहा था कि चलो मेरे को मौका मिल रहा है, क्योंकि हम लेट से स्टार्ट ही किए थे प्रिपरेशन। हम्म। हाफ नवंबर से तो स्टार्ट ही किया था, 15 नवंबर के आस-पास से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो फिर वही इस बार ठीक रहा एग्ज़ाम वाओ। फाइनली। और जैसे आरती, आपकी शादी तो एमएससी में हुई थी, और उसके बाद फिर हुँ, आपने सीएसआर के लिए प्रिपेयर किया, तो आपको तो बहुत हुँ। डिफिकल्टीज आई होगी टाइम मैनेजमेंट की, पढ़ाई यस, की, और यस, उनको हाँ, हाँ। सबको देखकर, घर की सारे जिम्मेदारियां देखकर आपने इतनी मेहनत की है और इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो आपको बहुत बहुत यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। यस। और थैंक यू सर। जैसे आरती, हम देखते कि जब सीएसआर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रिविजन्स, और रिविजन्स यस आप सर। बार बार हुँ, रिवाइज हुँ। करना। तो आपने यस सर। रिवीजन की ऐसी क्या स्ट्रेटजी रखी थी, या कैसे रिवीजन की थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर रिवीजन इस बार हम बार-बार ही करते थे रिवीजन। वो जो पिछले बार मैंने इसको स्किप कर दिया था कि मतलब वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला, टालने हम्म, वाला कि अच्छा ठीक है बाद में करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन इस बार सोच लिया था कि नहीं, इस बार तो रिवीजन करना है, तो मैं कोशिश करती थी कि वीकली, मतलब जो 1 वीक में पढ़ा उसका कम से कम रिवीजन। और इस बार एक्चुअली मैंने क्रैश कोर्स भी पहले ही ले लिया था। तो मॉक टेस्ट और जो भी जो डीपीटी जो भी होता था, तो वो मैंने सारा ही स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर दिया था। सारे यूनिट वाइज़ जो भी आप लोग जैसे हर हर पर डे का होता था ना, हम्म, तो डेली प्रैक्टिस डीटीपी, तो वो मैं रोज़ करती थी। डीटीपी तो रोज़ ही करती थी सारा, कुछ भी हो जाए। और पीवाईक्यू भी मैं सारा करती थी। बुक जो लिया था सर, आईएफएस का ही बुक लिया हुआ था। हम्म, और एक्चुअली वो बुक भी सर बहुत ही बहुत अच्छा है वो बुक। हाँ, क्योंकि मैंने जो पिछली बार जो बुक लिया था, स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी किया था, तो बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि सारे क्वेश्चन्स का आंसर तो हम लोग को नहीं मिलता था ना। हम्म, तो इसमें क्या है कि सारे ही क्वेश्चन्स के या तो ईज़ी है, वो हार्ड है, डज़न्ट मैटर। वो सारे ही क्वेश्चन का उसको दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो उससे बहुत हेल्प मिलता है। यस, उससे क्या है कि क्योंकि हम लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन जो लोग करते हैं ना, तो हम लोग के पास एनी टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं टीचर्स। हम्म, तो मैं वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि जो नहीं आया वो बस देख लो एक बार और समझ लो, नोट्स से एक बार उसको प्रिपेयर कर लो, देख लो, तो वो उससे हो जाता था मेरा। हम्म। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेली ही करते थे। और आरती, जैसे हम बहुत बार जब प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बार हमें नेगेटिविटी आती है, बहुत बार मतलब एकदम ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिविटी आती है, हुँ, तो हुँ। हमारा प्रिपरेशन करने का मन नहीं करता, और तब चाहिए होता है मोटिवेशन। तो आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा, कि हमेशा आप कैसे मोटिवेटेड रहते थे पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए? मेरे साथ
मेरे साथ ये वाला प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हुआ था, नेगेटिविटी वाला, हम्म क्योंकि एक्चुअली मैं मायके में थी तो थोड़ा-सा और नेगेटिविटी था, कितना दिन यहाँ रह कर के पढ़ाई करेंगे, उतना मतलब नहीं होता है। बट हम्म मैं हस्बैंड को बार-बार बोलती भी फ़ोन करते थे तो कि यार नहीं हो पाएगा, बहुत टफ होता है ये सब एग्ज़ाम, फालतू का ये तैयारी कर रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। हम्म तो जब मेरा पिछले बार थोड़ा अच्छे रिज़ल्ट आया था तो हस्बैंड बोले कि तुम अभी राइट ट्रैक पर हो, हाँ तुम अच्छा कोचिंग चूज़ की हो, तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम बस जैसे-जैसे सर लोग बोल रहे हैं तुम वैसे करो, तुम्हारा हो जाएगा इस बार, हम्म पक्का हो जाएगा। तो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो मेरे हस्बैंड को ही था हाँ और मेरे मम्मी-पापा, नो डाउट मम्मी-पापा तो बहुत ज़्यादा हेल्प किए, क्योंकि हम्म वहाँ पे किसी को देखना एनी टाइम मैं नहीं देखती थी, मैं बस मेरा काम बस था उठना, पढ़ना, खाना-पीना सब कुछ, बाकी काम मम्मी-पापा सब करते थे। इसको देखने का, खिलाने-पिलाने, हम्म सारे काम पापा-मम्मी ही करते थे। यस और मेरा बस वही मतलब मैं एक जस्ट स्टूडेंट लाइफ़ जी रही थी उस टाइम पे। थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता ही है, हम्म बाकी सबका नेगेटिविटी होता है, बट थोड़ा-सा मम्मी-पापा साथ में थे और हस्बैंड भी कॉन्फिडेंट थे, तो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो गया था उस टाइम पे। हम्म और आरती, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप बस उसके आंसर करना। जैसे इतने सारे यूनिट्स हैं अपने सीएसआर के, यूनिट 1 से यूनिट 13, आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? तो मैंने ऑल 13 यूनिट किए थे। वाओ। हाँ, एक तो हो सकता है कुछ स्किप टॉपिक हुआ होगा बट टच सारे ही किए थे। यस। और आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर फेवरेट यूनिट अभी तो सेल बायोलॉजी है और वाओ। ये अभी सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग, क्योंकि वाओ। पहले मेरा नहीं था, बट ये तो अभी मेरा हो गया है। और जैसे आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? डिफिकल्ट सर मेरे को पहले बायोकेमिस्ट्री लगता था, हम्म बट अब थोड़ा वो कम लगता है, थोड़ा मेथड्स वाला लगता है। यस। और जैसे सीएसआर में 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी पार्ट, आपका आप सबसे पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं? पार्ट बी। पार्ट बी। और हाँ, आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? पार्ट बी। पार्ट बी लगता है, ओके। और आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? पार्ट सी। पार्ट सी है। यस। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है निगेटिव मार्किंग से डरते हैं कि निगेटिव ना हो जाए, मेरा गलत ना हो जाए, क्या आपको भी डर लगता है निगेटिव मार्किंग से? बहुत 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 ज्यादा मेरे को फोबिया है अच्छा। नेगेटिव मार्किंग यस। से। और जैसे हमारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट मैथमेटिक्स को भी डरते हैं कि मैं मैथ्स नहीं कर सकते क्योंकि गलत हो सकता है। सेम सेम। तो आपको लगता है डर? बहुत ज्यादा। यस। और जैसे एग्जाम में बहुत बार बच्चे, जैसे स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन आता है, तो आपको भी डर लगता है एग्जाम का? यस सर, यस सर, यस सर, मेरा मैं बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ। और डर आर बहुत लगता है। यस, आरती, क्या आपने एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किया था? हाँ हाँ किया था, दिनेश सर जितना पढ़ाए थे मैंने किया था। यस यस। तो उसके साथ जैसे एग्जाम में हम बैठते हैं तो पार्ट ए बी सी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसे की थी? टाइम मैनेजमेंट तो वही जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था वो, और फिर जो लास्ट डे जब एग्जाम से एक दिन पहले जो केसी सर ने वो जो क्लास लिए थे ना हम्म कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो पूरा देखा था। और मतलब इस बार तो जैसे हैंड्स अप कर देते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, बस वही था इस बार मेरा, हम्म क्योंकि ये मेरे लिए, मैंने सोचा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, हम्म अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, पेशेंस खत्म हो गया है। तो जैसे सर बस केसी सर ने बोला था उस टाइम पे, पहले कौन-सा करना है यूनिट, पहले ये पार्ट करना है, फिर वो पार्ट करना है, हम्म किसमें कितना टाइम देना है, मैंने उसको पूरा मतलब उसको पूरा फॉलो किया उसको। हम्म और आरती, जैसे सीएसआर एग्जाम में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि आप पार्ट सी में कौन से क्वेश्चन करते हैं, बी में कौन से करते हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे की थी? तो वही मॉक टेस्ट में ही किया था और जो भी पीवाईक्यू मैं करती थी उसमें ही, मॉक टेस्ट सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं पहले मॉक टेस्ट नहीं देती थी, बस वही मार्किंग के कारण कि अरे यार कितना आएगा मार्क्स, छोड़ो मत दो। हम्म मतलब टेस्ट से ज़्यादा भागते थे, लेकिन फिर जब मॉक टेस्ट देना शुरू किए, इस बार ज़्यादा दिया, मॉक टेस्ट जितना था सारा ही दिया और हम्म बाकी जो डीपीपी था वो भी दिया। तो और बाकी जो केसी सर ने जैसे-जैसे बोला था कि हम लोग एक्चुअली पहले क्या करते थे कि अरे यार 7 मतलब 25 क्वेश्चन करना है, 25 क्वेश्चन हम्म करना है पार्ट सी में। तो हम लोग पहले वो सोचते थे, बट जैसे सर ने बोला कि सोचो कि 50 छोड़ने हैं, तो तुम वो देखो कि 50 छोड़ना है तो कौन-कौन से तुम छोड़ सकते हो।
उसके बाद 25 अपने आप मिल जाएंगे। तो मैंने वो वाला अप्रोच अप्लाई किया था कि जो छोड़ना है पहले उसको स्किप करो, जो एक बार ओवरव्यू करो फटाफट फटाफट कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने पढ़ा है जो मैं कर सकती हूँ, मैंने किया था सारा। यस यस। और जैसे आरती, जैसे आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। तो आपने कंसिस्टेंसी हाँ को कैसे मेंटेन किया पढ़ाई में? सर, कंसिस्टेंसी क्योंकि मैं घर पे थी ना, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं आराम से सुबह उठना, मेरा रूटीन एक्चुअली मेंटेन था कि मुझे ये करना है, अब ये करना है, सारा रूटीन मेरा मेंटेन था कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। तो वो कंसिस्टेंसी था। बाकी मेरा बीच में कंटिन्यूटी थोड़ा टूटा था। हम्म वो हस्बैंड के ट्रांसफर के कारण मैं ज्यादा दिन वहां नहीं रह सकती थी मायके में। हम्म तो उस टाइम पे मेरा अगर मतलब हम वहीं पे रह जाते और साथ साथ मतलब इस बार का भी प्रिपरेशन करते रहते तो थोड़ा सा और मेंटेन होता। हम्म बट थोड़ा सिचुएशन मेरा अलग था। तो फिर भी जितना, जब से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना कि अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उस टाइम से मेरा रूटीन फिक्स था कि हम्म। मुझे पर डे 10 आवर्स एनी हाउ पढ़ने हैं, एनी हाउ। तो वो मेरा फिक्स था यस। तो कि हाँ आरती, सुबह उठना है, सुबह हाँ। हम्म, तो आरती जिस मतलब इतना आपने इतने मेहनत किए, इतना स्ट्रगल किया है और इतने अच्छे से इतना हार्ड वर्क करके इतना अच्छा रिजल्ट आया है, ऑल इंडिया रैंक नेट 60। तो फिर अब आगे जाके आपका ड्रीम क्या है? मतलब आप क्या करेंगे आगे जाके? सर मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर लाइन में जाना है। वाह। तो मेरा पहले से ही फिक्स था। एक्चुअली मेरे घर में मेरे पापा भी असिस्टेंट प्रोफेसर थे, हम्म। अभी रिटायर हुए हैं। और यस। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। हम्म। और तो थोड़ा सा मेरा मतलब अभी मूव उधर ही हो गया है यस। कि अब ये करना है। तो आरती, आपको विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जल्दी जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। और इतने आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, इतना अच्छे से मोटिवेट किया, अपने स्ट्रेटजीज बताए और कितनी मेहनत किया आपने, आपके लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आई। तो इनसे हमारे स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनको बहुत हेल्प होगी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक एंड यू। हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आरती आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल इंडिया रैंक हाँ 60 लाने के लिए। थैंक यू सर, ये हमारे लिए थैंक यू बहुत, सर। पूरे आईएफएस टीम को थैंक यू एक्चुअली। यस, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है आरती कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। यस सर। यस। एंड इतने अच्छे से हमारे स्टूडेंट को गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर यस जर्नी। सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू आरती। यस सर, ओके सर, थैंक यू।